नमस्कार, मैं दुष्यंत सिंह एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। यूपी पीसीएस प्री और आरओ एआरओ एग्जाम को ध्यान में रखते हुए यूपी पीसीएस के पिछले 30 वर्षों के पेपर्स की सीरीज हम कर रहे हैं, जो कि 1991 से लेकर के 2023 तक है। यानी 1991 से 2023 तक की समयावधि में जितने भी पेपर अब तक यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के हुए हैं, उन सभी पेपर्स को एक्सप्लेनेशन के साथ में इस चैनल के माध्यम से हम कवर कर रहे हैं। 14 पेपर हम अब तक कवर कर चुके हैं, 15वां पेपर है और 15वें पेपर का जो पहला पार्ट है वो मैंने आपको कल प्रोवाइड करा दिया था। 50 क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे, उससे आगे के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 51वां प्रश्न है कि कौन सा क्रम 3 बड़े गेहूं उत्पादक राज्यों को सही रूप से दर्शाता है। तो ये बिल्कुल, क्योंकि ये पुराना पेपर है तो इसमें डाटा कुछ और था, लेकिन ये मैंने अपडेट करते हुए सारी चीज़ें बताई। मतलब जो भी इस तरीके का कोई भी डेटा होगा वो ये मान करके चलेंगे आपकी अपडेट है, ठीक है। तो आज के हिसाब से जब ये वीडियो आप देख रहे हैं उस हिसाब से गेहूं उत्पादक राज्यों की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करता है उत्तर प्रदेश, उसके बाद में दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर आपका पंजाब है। लेकिन अगर हम बात करें पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी के संबंध में कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता किस स्टेट में ज़्यादा है, तो ये पंजाब में ज़्यादा है ना। इसके बाद में शीर्ष गेहूं उत्पादक देशों का क्रम अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है चाइना, उसके बाद में दूसरे स्थान पर भारत है, तीसरे स्थान पर आपका रूस है। 52वां प्रश्न है 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार। जब ये प्रश्न पूछा गया था तो इसमें वित्त आयोग 15वां नहीं था, क्योंकि पुराना पेपर है। तो मैंने, क्योंकि अभी वर्तमान में 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा कितना है। तो यहां पर आप लगाएंगे 41%, ठीक है। अब 15वें वित्त आयोग से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके काम की हो सकती हैं उनको यहां पर देखेंगे। 15वां वित्त आयोग जो होता है, यानी फाइनेंस कमीशन जो होता है, एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र और राज्यों के बीच में तथा राज्यों के बीच संवैधानिक व्यवस्था और वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप कर से प्राप्त आय के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वितरण के लिए विधि और नियम या सूत्र निर्धारित करने का काम करता है। संविधान के आर्टिकल 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति के लिए प्रत्येक 5 वर्ष या उससे पहले एक वित्त आयोग गठन करना आवश्यक है। यानी वित्त आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 15वें वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नवंबर 2017 में किसकी अध्यक्षता में किया गया? एन के सिंह की अध्यक्षता में। एन के सिंह, इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह, ठीक है। इसकी सिफारिशें वर्ष 2021-22 से लेकर के 2025-26 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। यानी अभी वित्त आयोग से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आता है तो 15वें वित्त आयोग को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से इससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें या इसकी सिफारिशें उनके बारे में देखते हैं। वर्टिकल हिस्सेदारी के ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। वर्टिकल हिस्सेदारी का मतलब क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच में कर की हिस्सेदारी क्या होगी, उसको वर्टिकल हिस्सेदारी बोला जाता है। तो हाल ही में केंद्र सरकार ने करों के शेयर में राज्यों की हिस्सेदारी में 1% की कटौती कर दी, और ये पहले 42% था, इसको 41% कर दिया। और ये जो 1% था ये किसको दिया जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख को। 15वें वित्त आयोग ने राज्यों की वर्टिकल हिस्सेदारी को 41% बनाए रखने की सिफारिश की है, जो कि आयोग की वर्ष 2020-21 में दी गई अंतरिम रिपोर्ट के समान है। हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी की बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल हिस्सेदारी का मतलब है राज्यों के बीच में कर का विभाजन, मतलब राज्यों के बीच में, वहां केंद्र और राज्यों के बीच में बात हो रही थी, यहां राज्यों के बीच में है आपस में। तो राज्यों के बीच कर राजस्व के विभाजन के लिए आयोग ने जो सूत्र प्रस्तुत किया है उसके मुताबिक राजस्व हिस्सेदारी का निर्धारण करते समय जनसांख्यिकी प्रदर्शन को 12.5%, आय के अंतर को 45%, जनसंख्या और क्षेत्रफल प्रत्येक के लिए 15%, वन और पारिस्थितिकी के लिए 10%, कर एवं राजकोषीय प्रयासों के लिए 2.5% भार दिया जाएगा। मतलब इसके आधार पर जो है क्या होगा, जो करों का बंटवारा है वो किया जाएगा। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2026 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 3 ट्रिलियन रुपए राजस्व घाटा अनुदान की सिफारिश की है। राजस्व घाटे के अनुदान के लिए योग्य राज्यों की संख्या वित्तीय वर्ष 2022 के 17 से घट करके वर्ष 2026 तक 6 रह जाएगी। ऐसा सिफारिश या ऐसा अनुमान वित्त आयोग में बताया गया है, ठीक है। सॉरी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। भारत में राष्ट्रीय आय का प्राक्कलन या आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का आकलन किया जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा, जो कि 1951 में स्थापित किया गया था। इसके बारे में अतिरिक्त जानकारी पिछले पेपर्स में मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं, ठीक है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो राजकोषीय नीति का उद्देश्य क्या क्या होता है?
कि पूर्ण रोजगार सभी को मिले, है ना। जब राजकोषीय नीति बनाती है सरकार तो उसका क्या क्या मोटिव होता है? रोजगार की बातों को ध्यान में रखा जाता है, मूल्य स्थिरता की बात को ध्यान में रखा जाता है, धन और आय का न्यायोचित विवरण हो इस पर भी ध्यान देते हैं। लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, इंटर स्टेट जो ट्रेड होता है उसका नियमन करना, उसको एक तरीके से सही रूप से संचालित करने का काम जो होता है वो राजकोषीय नीति का नहीं होता है। ठीक है, राजकोषीय नीति यह है कि सरकार देश की अर्थव्यवस्था की निगरानी और उसको प्रभावित करने के लिए अपने खर्च के स्तर और कर की जो रेट्स होती हैं, कर की जो दर होती हैं, उसको कैसे समायोजित करती है, ये सारी चीज़ें राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। राजकोषीय नीति के उद्देश्य क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य देश में पूर्ण रोजगार को बनाए रखना और उसको हासिल करना, अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर को स्थिर रखना और अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ रेट है उसको स्थिर रखना, भुगतान संतुलन में बैलेंस बनाए रखना और किसी देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ें राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। श्रम गहन उद्योग किसे कहते हैं? तो श्रम गहन उद्योग वह उद्योग है जहां ज्यादा श्रमिकों को रखा जाता है, अधिक श्रमिकों की जहां पर आवश्यकता होती है उसे बोलते हैं श्रम गहन उद्योग। भारत में संघीय बजटों में निम्न में से कौन सी रकम सबसे ज्यादा होती है? तो इसमें होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सबसे ज्यादा होता है, आगम व्यय जिसको कहते हैं, या रेवेन्यू व्यय बोल सकते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल सकते हैं। ठीक है, राजस्व व्यय क्या होता है? राजस्व व्यय एक ऐसी लागत है जिसे लेखांकन वर्ष में व्यय किया जाता है। लेखांकन वर्ष का मतलब है यहाँ पर जो भी एक अकाउंटिंग ईयर होता है या एक वित्तीय वर्ष जिसको हम बोल सकते हैं, तो एक वित्तीय वर्ष में जितना भी खर्चा किया जाता है उसको राजस्व व्यय कहा जाता है। विभिन्न सरकारी विभाग, सेवाओं पर खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी, सब्सिडीज पर होने वाला खर्चा, ये सारी चीज़ें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आती हैं। मतलब जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं उसमें काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी जो सैलरी दी जाती है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती है। जितनी भी सर्विसेज हैं उनका खर्चा वो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आता है। जो भी भारत सरकार ऋण लेती है उस पर जो इंटरेस्ट पे करती है वो सारी चीज़ें भी किस में आती हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आती हैं। और जो सब्सिडी होती है सहाय की, उस पर जितना भी खर्चा होता है वो भी सारा क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंतर्गत आता है। इसके बाद में आता है हिंदू समृद्धि दर। इसका संबंध किस समृद्धि दर से है? तो इसका है आपका जो जीडीपी होता है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। 1978 में भारतीय अर्थशास्त्री प्रोफेसर राज कृष्णा ने विकास की हिंदू दर को धीमे विकास का वर्णन करने और समाजवादी आर्थिक नीतियों की पृष्ठभूमि के खिलाफ समझाने के लिए गढ़ा था। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है? जीडीपी से, इतना ही याद रखना है। शब्द में हिंदू शब्द का इस्तेमाल कुछ शुरुआती अर्थशास्त्रियों ने यह बताने के लिए किया था कि धीमी गति से विकास के लिए भाग्यवाद और संतोष का हिंदू दृष्टिकोण जो था वो जिम्मेदार था। भारतीय अर्थव्यवस्था की 1950 से लेकर के 1980 तक की निम्न वृद्धि दर को हिंदू समृद्धि दर कहा जाता है और 1950 से 1980 के दशक तक सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो 3.5% तक स्टेबल रहा था, स्थिर रहा था। यूपीए सरकार के भारत निर्माण कार्यक्रम में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो एक कार्यक्रम चलाया गया था यूपीए सरकार द्वारा, भारत निर्माण कार्यक्रम। इसमें कौन कौन सी चीज़ें सम्मिलित थी? जो भी ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें जो है सभी को जल की पूर्ति हो सके, जल पूर्ति योजना इसके अंतर्गत कंसीडर की गई थी। इसके अलावा सिंचाई से जुड़ी हुई जो योजनाएं थी वो भी इसके अंदर शामिल थी। ग्रामीण क्षेत्रों में संपूर्ण विद्युतीकरण की योजना, यानी ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत नेटवर्क से जोड़ना, ये भी सारी चीज़ें भारत निर्माण कार्यक्रम में थी। इसके अलावा जो सर्व शिक्षा अभियान था ये भारत निर्माण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है। अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत 2001 में की गई थी। किसके टाइम पर? अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पर। इस अभियान का उद्देश्य था 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनको 2010 तक, यानी 2001 में ये स्टार्ट करी गई। लक्ष्य क्या रखा गया कि 2010 तक सभी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को संतोषजनक गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराना। भारत निर्माण कार्यक्रम वर्ष 2005-06 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना थी। ये तो सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बात होगी जो कि इसके अंतर्गत नहीं था, भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं था, क्योंकि प्रश्न जो था वो भारत निर्माण कार्यक्रम से संबंधित था। तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-06 में स्टार्ट किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। इस योजना का मुख्य लक्ष्य था 2009 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के साधन, अच्छी सड़क, आवास, स्वच्छ पेयजल, दूरसंचार और बिजली उपलब्ध कराना। ये इस योजना के अंतर्गत या इस कार्यक्रम के अंतर्गत आते थे। इस योजना की शुरुआत किसके टाइम पे हुई थी? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के टाइम पे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की थी? तो लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति आबिद हुसैन समिति के द्वारा की गई थी। इसके अलावा जो अन्य समितियां दे रखी हैं आपकी, नरसिम्हन समिति, नायक समिति, राकेश मोहन समिति, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। 1997 में लघु उद्यमों पर आबिद हुसैन समिति की रिपोर्ट पेश की गई थी। तो याद रखेंगे कि आबिद हुसैन समिति 1997, इसमें एक अध्यक्ष सहित कुल 9 सदस्य थे और समिति ने क्या क्या सिफारिशें करी थी। पहली ये थी कि संरक्षण को भविष्य की नीति की आधारशिला के रूप में पदोन्नति के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। सरकारी विस्तार एजेंसियों का निगमीकरण किया जाना चाहिए। प्रशिक्षण और विपणन में सहायता प्रदान की जानी चाहिए और समूहों में अवसंरचना या स्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात यहाँ पे की जानी चाहिए। इसके बाद में ऑप्शन में दे रखा है नायक समिति। नायक समिति ये तो आरबीआई ने 9 दिसंबर 1991 को श्री पी.आर. नायक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जो उपराज्यपाल को वित्त की सुरक्षा के मामले में देश में लघु उद्योग जो होते हैं उनका सामना करने में जो कठिनाई आती है उनकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। किसका? नायक समिति का। नरसिम्हन समिति की बात हम करते हैं, ये बैंकिंग संरचना सुधारों से संबंधित है। भारत में वित्तीय प्रणाली के सभी पहलुओं पर गौर करने के लिए अगस्त 1991 में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिनका नाम था एम नरसिम्हन, इनके तहत नरसिम्हन समिति की स्थापना की गई थी। ठीक है। इसके बाद में भारतीय रेलवे का निरीक्षण करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? राकेश मोहन समिति का गठन किया गया। तो ये सारी समितियों से जुड़ी हुई जानकारी है जो आपको याद रखनी है। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में किसके द्वारा किया जाता है? तो आप जानते हैं मॉनेटरी पॉलिसी को नियमित करने का काम किसका है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। और इससे जुड़ी हुई जो व्याख्या है हम पूर्व में दे चुके हैं, मतलब इसके बारे में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो आपको पहले दी जा चुकी है। तो पिछले पेपर्स अगर आपने तैयार किए होंगे 1 से 14 तक जो पेपर मैंने आपको प्रोवाइड करे हैं वो अगर आप देख रहे हैं तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो है लगातार वहाँ से मिल जाएंगी। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, कथन और कारण से जुड़ा हुआ। निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उत्तर नीचे दिए हुए कूटों की सहायता से आपको देना है। कथन है, विकास की ऊंची दर के साथ में शिक्षित बेरोजगारी बढ़ती है। कारण क्या दे रखा है? यह तभी होता है जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी होती है। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही हैं। यानी कथन जो कह रहा है कि विकास की जब ऊंची दर होगी, ग्रोथ रेट होगी, तो उसके साथ में एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट जो होता है वो भी बढ़ता है। तो सही बात है। और इसके साथ साथ ये बात भी सही है कि जब व्यावसायिक शिक्षा की कमी देश में होती है तब भी शिक्षित बेरोजगारी जो है बढ़ती है। तो दोनों सही हैं और आर ए की सही रूप से व्याख्या भी करता है। निम्न में से कौन सा दायित्व ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा का नहीं है? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि ये क्या है। ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ठीक है, इसको नरेगा बोला जाता था पहले, अब इसको मनरेगा से प्रतिस्थापित कर दिया गया, मतलब इसका नाम चेंज हो गया वर्तमान में। तो इस अधिनियम के तहत आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा जो दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो ग्राम सभा के अंतर्गत नहीं आती है। तो ग्राम सभा के अंतर्गत जो जो चीज़ें आती हैं पहले उसके ऊपर बात कर लेते हैं। ग्राम पंचायत को परियोजनाओं की संस्तुति करना और संभावित कार्यों की सूची बनाना, ये काम ग्राम सभा का है। इसके लिए इसके अतिरिक्त कार्य के लिए प्रार्थना पत्र प्राप्त करना, मतलब जो भी लोग काम करना चाहते हैं वो अपना एक एप्लीकेशन देते हैं, प्रार्थना पत्र देते हैं, वो प्राप्त करने का काम ग्राम सभा का है। और उसकी प्राप्ति तिथि अंकित करते हुए जारी करना, मतलब उस पर किस डेट में वो एप्लीकेशन मिला है उसकी तिथि को अंकित किया जाना, ये भी ग्राम सभा का कार्य है। ग्राम पंचायत में जो कार्य हो रहे होते हैं उनके निष्पादन का अनुश्रवण करने का काम ग्राम सभा का है। लेकिन ग्राम पंचायत के अंतर्गत कार्य हेतु ली गई सभी परियोजनाओं का नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण करना या ऑडिट करने का काम ग्राम सभा का नहीं होता है। तो ये किसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे? ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अंतर्गत ग्राम सभा के दायित्वों के बारे में। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी यहाँ से देखेंगे। ये जो अधिनियम है ये 23 अगस्त 2005 को ग्रामीण विकास मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह द्वारा संसद में बिल पेश करने के बाद में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के समय में यूपीए की सरकार के तहत पारित किया गया था। मनरेगा को 7 सितंबर 2005 को अधिसूचित किया गया। इसमें 100% आपका शहरी आबादी वाले जिलों को छोड़ करके भारत के सभी जिलों को शामिल किया गया था। मतलब ऐसे जिलों को छोड़ दिया गया जिसमें 100% शहरी आबादी है। विशेष रूप से ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू किया गया प्रोग्राम था। यह 200 पिछड़े जिलों में 2 फरवरी 2006 को लागू हुआ था। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रत्येक घर के कम से कम एक सदस्य को प्रदान करना है।
महिलाओं को मनरेगा के तहत उपलब्ध कराई गई 1/3 नौकरियों की गारंटी है, यानी 1/3 का आरक्षण जो है वो फीमेल्स को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया है कई बार। रोजगार एक आवेदक के निवास के 5 किलोमीटर के भीतर प्रदान किया जाना, ये एक इसमें शर्त है कि जिस व्यक्ति को इस योजना के तहत रोजगार दिया जाएगा तो वो रोजगार या वो काम जो वो करेगा वो उसके आवास के 5 किलोमीटर की रेंज में जो है होगा। 5 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर उसको नहीं जाना पड़ेगा। ग्राम रोजगार सहायक या रोजगार गारंटी सहायक या जिसको मेट कहते हैं, ये कार्यस्थल पर्यवेक्षक ग्राम पंचायत स्तर पर प्रमुख पदाधिकारी होता है। इस कह सकते हैं मनरेगा के तहत ग्राम रोजगार सहायक जो होता है वो पंचायत स्तर का मुख्य पदाधिकारी माना जाता है। इसमें एक टर्म यूज हुआ है मेट। मेट क्या है? ये कार्यस्थल पर्यवेक्षक है, जहाँ पर काम हो रहा होता है मनरेगा के तहत में, तो उसका पर्यवेक्षण करने का काम मेट करता है। मेट क्या होता है? प्रत्येक 100 श्रमिकों पर कम से कम एक साथी उपस्थित होना चाहिए जो उनको क्या कर सके, देख सके, उनका पर्यवेक्षण कर सके, उसको मेट कहते हैं। एक मेट के रूप में काम करने वाला व्यक्ति एक ही समय में मनरेगा कार्यस्थल पर काम करने वाला नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो मेट है पर्यवेक्षण का काम कर रहा है, इसके साथ साथ वो मनरेगा के अंतर्गत काम भी कर रहा है ना। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं होनी चाहिए। ग्राम सभा मनरेगा योजना के तहत सामाजिक लेखा परीक्षा समिति का चयन करती है। और तमिलनाडु महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में विकलांगों को रोजगार देने वाला पहला स्टेट है। ये याद रखेंगे। इतनी सारी जानकारी, ये हालांकि आप जब पढ़ेंगे इसको मनरेगा पूरे अधिनियम के बारे में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें उनको देखेंगे, आप सर्च करेंगे गूगल वगैरह पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगी। लेकिन जितने भी टर्म्स या जितनी भी लाइनें मैंने यहाँ पर लिखी हैं, इसमें ऐड करी हैं, वो सभी ऐसी लाइनें हैं जो किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। ये याद रखेंगे, ठीक है। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? तो अदृश्य निर्यात का अर्थ होता है सेवाओं का निर्यात। जो सर्विसेज होती हैं उनका निर्यात जो होता है वो अदृश्य निर्यात के अंतर्गत आता है। अदृश्य निर्यात आप इस तरीके से समझेंगे कि आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई भी चीज़ बेची जा रही है या खरीदी जा रही है ना। तो जैसे आप देख रहे हैं कि अमेरिका की कोई कंपनी है, उदाहरण के लिए आप समझेंगे अमेरिका की कोई एक कंपनी है और उसको अपनी कंपनी की जो भी प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनके लिए उसको एक कॉल सेंटर बनाना है, ठीक है, ताकि उसके जो भी कस्टमर हैं, ग्राहक हैं, और उनको कोई भी जानकारी देना, उनकी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करना, उसके लिए कॉल सेंटर उसको बनाना है। तो मान करके चलिए अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका से अगर एम्प्लॉय हायर करेगी तो उसको वहाँ पर ज़्यादा पे करना पड़ेगा। तो जो ऐसी कंट्री हैं जो विकासशील हैं, पूरी तरीके से विकसित नहीं है, जहाँ पर लोगों की संख्या ज़्यादा है और पढ़े लिखे लोगों की संख्या ज़्यादा है, या कह सकते हैं एक तरह से शिक्षित बेरोजगारों की संख्या ज़्यादा है, तो वो ऐसे देशों को अपना काम दे देती है। तो मान करके चलिए अमेरिका की कंपनी है, लेकिन उसका कॉल सेंटर कहाँ पे है? कहाँ पे है? उसका कॉल सेंटर है आपका इंडिया में। तो इंडिया में जो है अमेरिका की कंपनी के लिए लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है। तो इंडिया के लोग क्या कर रहे हैं, जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो अपनी सर्विस का निर्यात कर रहे हैं। किसको? अमेरिका को। लेकिन वो दिखेगा नहीं। तो इस वजह से ये किस तरीके का कार्य होगा? ये एक अदृश्य निर्यात के रूप में कंसिडर किया जाएगा। तो सेवाओं का निर्यात जो होता है वो अदृश्य निर्यात के अंतर्गत माना जाता है। आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको बोलते हैं सीमा कर, ठीक है। कस्टम ड्यूटी आपने सुना होगा। कस्टम ड्यूटी जो होता है वो क्या होता है? आयात और निर्यात पर लगाया जाने वाला कर होता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो वर्गीज कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को ऑपरेशन फ्लड शब्द से रिलेट किया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन द्वारा 13 जनवरी 1970 को प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम ने भारत को दूध की कमी वाले देश से विश्व के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया था। ऑपरेशन फ्लड को भारतीय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा ग्रामीण विकास कार्यक्रम के रूप में प्रारंभ किया गया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में ये स्टार्ट किया गया था, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो चौथी पंचवर्षीय योजना के समय राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1970 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया था, जिसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया था। भारतीय डेयरी संघ ने वर्गीज कुरियन के जन्मदिन को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस जो है वो मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। इसके अलावा अनफिनिश्ड ड्रीम जो एक पुस्तक है, ये वर्गीज कुरियन के द्वारा लिखी गई है, और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का नाम इसमें आया था। ये जो है कहाँ पे स्थित है? ये गुजरात के आनंद में स्थित है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये आपका हरियाणा के करनाल में स्थित है। विदेशी निगम शासित होते हैं किसके द्वारा? तो ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित किए जाते हैं। अब ये क्या होते हैं विदेशी निगम, यहाँ पे जानते हैं। विदेशी निगम वह कंपनी है जो भारत के बाहर स्थापित हो तथा भारत में व्यवसाय कर रही हो।
विदेशी निगम कंपनी भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होती है, इसी के आधार पर काम करती है। इस अधिनियम का नाम बदल करके कंपनी अधिनियम 2013 कर दिया गया है। यह केंद्र सरकार को कंपनी के गठन कार्यों को विनियमित करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला प्रश्न है, यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी क्या जारी करती है? तो जहाजी कंपनी के द्वारा चार्टर पार्टी एक कह सकते हैं पत्र होता है, वो जारी किया जाता है। ये क्या होता है? चार्टर पार्टी जहाज के मालिक तथा जहाज किराए पर लेने वाले के बीच में एक बॉन्ड होता है, अनुबंध होता है। इसमें जहाज को किराए पर लेने के समस्त नियम और शर्तों का उल्लेख किया जाता है। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ में प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु कौन सी है? तो कार्बन जो है इसमें यूज किया जाता है स्टेनलेस स्टील बनाने में। और पूर्व पेपर्स में आपने देखा होगा कि मैंने जितनी भी अलॉय हैं, जितनी भी मिश्र धातु हैं, ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट मिश्र धातु हैं सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं कि कौन कौन सी मिश्र धातु, कौन कौन सा अलॉय किस किस चीज़ के कॉम्बिनेशन से तैयार होता है। तो आपने अगर पिछले पेपर देखे होंगे तो काफ़ी सारी जानकारी वहाँ पर आपको इससे जुड़ी हुई मिल जाएगी। एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? कहाँ से वो एनर्जी प्राप्त करता है? तो सौर सेलें जो होती हैं किसी भी कृत्रिम उपग्रह में एनर्जी का सोर्स होती हैं। सौर सेल सूर्य की ऊर्जा को किस में बदलती हैं? विद्युत में बदलती हैं। सौर सेल सिलिकॉन, कैडमियम, टेलुराइट, तांबा, गैलियम, सेलेनाइट जैसे अर्धचालक पदार्थों के बने होते हैं। और सौर सेल का कार्यरत सिद्धांत जो है वो किस पर निर्भर करता है या किस सिद्धांत पर जो है ये काम करता है? तो ये फोटोवोल्टिक इफेक्ट पर काम करता है। परमाणु रिएक्टर जो उसमें दे रखा है उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन में जो चीज़ें दे रखी हैं, परमाणु रिएक्टर एक प्रणाली है जिसमें निरंतर परमाणु श्रृंखला अभिक्रियाओं को समाहित और नियंत्रित किया जाता है। न्यूट्रॉन मंदक एक ऐसा माध्यम है जो तेज न्यूट्रॉन अर्थात परमाणु श्रृंखला अभिक्रिया को जो है उसकी जो स्पीड होती है, गति होती है, उसको कम करने का काम करता है। आमतौर पर जो मंदक इस्तेमाल किए जाते हैं उनमें ठोस ग्रेफाइट, भारी जल, ये सारी चीज़ें आती हैं। डायनामो ऑप्शन में दे रखा है। डायनामो क्या है? डायनामो उपकरण का उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए किया जाता है। डायनामो उपकरण फ्लेमिंग के दाएं हाथ के अंगूठे के नियम और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। डायनामो उपकरण की खोज किसने करी थी? माइकल फैराडे के द्वारा इसकी खोज की गई थी। इसके बाद में देखते हैं थर्मोपाइल। थर्मोपाइल एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो ऊष्मीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्मर किसको किसके लिए यूज होते हैं ट्रांसफॉर्मर? तो ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं वो एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए यूज किए जाते हैं। ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में बोलते हैं परिणामित्र। ये एक विद्युत उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से, एक सर्किट से दूसरे में सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर करता है, स्थानांतरित करता है। ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। इसका उपयोग हमारी आवश्यकता के अनुसार वोल्टेज या धारा की मात्रा को बढ़ाने या घटाने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है उच्चाई ट्रांसफॉर्मर और दूसरा होता है अपचाई ट्रांसफॉर्मर। ये धारा या जो वोल्टेज होते हैं उनको वृद्धि के लिए यूज़ किया जाता है उच्चाई ट्रांसफार्मर, और जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है वो उसको कम करने के लिए यूज़ किया जाता है। एक ट्रांसफार्मर में दो कुंडली होती हैं, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीयक कुंडली। और प्रत्यावर्ती धारा जिसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, एसी बोलते हैं, ये प्राथमिक कुंडली से प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीयक कुंडली में विभव जो होता है वो प्रवृत्त होता है। सूर्य की ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है या सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन प्रक्रिया जो है ये सूर्य की ऊर्जा का सोर्स है। नाभिकीय संलयन क्या होता है? जब दो हल्के नाभिक आपस में संयुक्त होकर के एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहा जाता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है और द्रव्यमान में यह कमी ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाती है। सूर्य के केंद्र के अंदर होने वाली नाभिकीय संलयन प्रक्रिया को प्रोटॉन प्रोटॉन संलयन के रूप में भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इस प्रक्रिया में 4 हाइड्रोजन के नाभिक एक हीलियम परमाणु बनने के लिए संलयित होते हैं, आपस में जुड़ते हैं, लेकिन हीलियम परमाणु का भार उन 4 नाभिकों से कम होता है जो इसे बनाने के लिए संयुक्त होते हैं। तो जो नाभिकों के भार की कमी होती है, जो कमी यहाँ पर बताई जा रही है, वो कमी ही ऊर्जा के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अतः नाभिकीय संलयन के दौरान जो कुछ पदार्थ खो जाता है और खोया हुआ पदार्थ अंतरिक्ष में विकिरित ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है? उत्सर्जित होता है। यही जो है सूर्य की ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। सुमेलन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं।
उच्च वेग ये किससे संबंधित है? ये मैक संख्या से संबंधित है। तरंग दैर्ध्य ये एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। दबाव या दाब का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो पास्कल होता है। और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। मैक संख्या क्या होती है? ये ध्वनि के स्रोत का वेग होता है और ध्वनि का वेग जो है इसे मापा जाता है। ठीक है, तो सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ा गलत बोल गया। मैक संख्या कैसे निकालते हैं कि ध्वनि के स्रोत का वेग, इसको डिवाइड कर देते हैं ध्वनि के वेग से, तो मैक संख्या निकल आती है। एक मैक जो होता है वो किसके बराबर होता है? 340.3 मीटर प्रति सेकंड या 1225.08 किलोमीटर पर आवर के ये बराबर होता है, मैक होता है। जब कोई विमान या कोई कह सकते हैं जेट विमान की यहाँ पे बात हो तो मैक 1 पर उड़ रहा होता है तो उसकी चाल हवा में ध्वनि की चाल के बराबर होती है। यहाँ पर रेंज देख लेते हैं इनकी, परास जो होती है, सबसोनिक जो स्पीड होती है उसके हिसाब से देखें तो इसकी जो मैक संख्या होती है 0.8 से कम होती है। सुपरसोनिक ये इसकी जो रेंज होती है, परास होती है, वो 1.3 से लेकर के 5.0 के बीच में होती है। हाइपरसोनिक ये इसकी रेंज होती है 5 से लेकर 10 के बीच में। और हाई हाइपरसोनिक इसकी रेंज 10 से लेकर के 25 के बीच में होती है। प्रदीप्ति नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली वस्तु कौन सी है? तो इसमें पारे की वाष्प और आर्गन को यूज़ किया जाता है। ठीक है, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं फ्लोरेसेंट ट्यूब्स, उसमें पारद वाष्प और आर्गन यूज़ की जाती है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा ले जाया जाता है तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? तो उसका भार जो है वो कैसा हो जाता है? घट जाता है, कमी हो जाती है भार में। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार का लगभग कितना होता है? 1/6 गुना होता है। ठीक है, याद रखेंगे, पूछा गया है। भार का फॉर्मूला होता है भार बराबर यानी W बराबर mg, जहाँ m का मतलब है द्रव्यमान, किसी भी चीज़ का वजन, और g का मतलब है ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, गुरुत्वीय त्वरण। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी का 1/100 गुना है और चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की 1/4 है। ठीक है, गर्म करने से विस्तारण जो होता है उसमें क्या होता है? पदार्थ का जो घनत्व है वो घट जाता है। पदार्थ के घनत्व में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। और किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। यानी किसी भी पदार्थ को आप गर्म करेंगे तो उसका जो घनत्व है वो कम हो जाएगा, आयतन जो है उसका बढ़ जाएगा। प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में यानी AC को DC में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या है? तो उसको बोलते हैं रेक्टिफायर। रेक्टिफायर जो होता है ये AC यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलता है, परिवर्तित करता है। इसके बारे में पिछले पेपर्स में हम बात कर चुके हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? वैसे मैंने ये सारे सुमेलित कर रखे हैं पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो शुष्क बर्फ जो होती है यानी शुष्क बर्फ को बोलते हैं हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, या इस तरीके से बोल सकते हैं कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ही शुष्क बर्फ कहलाती है। मस्टर्ड गैस क्या है? ये रासायनिक युद्ध में प्रयुक्त विषैला द्रव है। टेफ्लॉन क्या है? ये फ्लोरीन युक्त बहुलक है। और फुलरीन क्या है? ये कार्बन का अपर रूप होता है। अब इसके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी देखते हैं। सल्फर मस्टर्ड, ठीक है, इसका जो रासायनिक फॉर्मूला है वो दे रखा है यहाँ पे C4H8Cl2S, जिसे सरसों गैस के रूप में भी जाना जाता है, मस्टर्ड गैस के रूप में भी जाना जाता है। पहले विश्व युद्ध में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली गैस मस्टर्ड गैस थी। मस्टर्ड गैस को डाईक्लोरो और डाईइथाइल सल्फाइड के रूप में भी जाना जाता है। अब ऑप्शन में जो टेफ्लॉन दे रखा है, टेफ्लॉन एक फ्लोरोकार्बन है। टेफ्लॉन का रासायनिक सूत्र जो है क्या होता है? C2F4N। इसका गलनांक अधिक होता है और यह अन्य पदार्थों के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता है। इसमें गैर चिपकने वाले गुण होते हैं। इसी कारण से जो टेफ्लॉन है वो किस में यूज़ की जाती है? जो नॉन स्टिकी बर्तन होते हैं जो घरों में यूज़ किए जाते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। जैसे तलने वाली कढ़ाई और अन्य व्यंजन वस्तु बनाने में जो भी बर्तन यूज़ किए जाते हैं, खास करके जो ब्लैक कलर के होते हैं, आपने देखे होंगे घरों में यूज़ किए जाते हैं, तो वो टेफ्लॉन के बने हुए होते हैं। धान के खेत से निकलने वाली गैस कौन सी है? तो ये मीथेन होती है। ठीक है, चावल या धान के खेत जो होते हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस के सोर्सेज होते हैं। यहाँ से मीथेन के साथ साथ में नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में मीथेन यहाँ से उत्सर्जित होती है। जब खेतों में पानी भर जाता है तो अनॉक्सीय, अनॉक्सीय का मतलब है जहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं हो, तो अनॉक्सीय स्थिति में मिट्टी की कंडीशन से CH4 जो है वो निकलता है। N2O यानी नाइट्रस ऑक्साइड का उत्पादन मिट्टी के सूक्ष्म जीवों के द्वारा ऑक्सीजीवी यानी ऑक्सीजन युक्त और अनॉक्सीय मिट्टी में किया जा सकता है, और उत्सर्जन काफ़ी हद तक नाइट्रोजन इनपुट
पर निर्भर है। जैसे जो उर्वरक वगैरह जो होते हैं वो डालते हैं हम खेतों में, तब जा करके वो सारी चीज़ें निकलती हैं। मीथेन निकलने के अन्य स्रोत कौन से हैं, यानी और कहाँ कहाँ से मीथेन उत्सर्जित होती है? तो एक तो आपको पता चल गया कि जो भी धान के खेत होते हैं या चावल के खेत होते हैं वहाँ से मीथेन निकलती है। इसके अलावा कोयले की खानों में भी मीथेन पाई जाती है। पालतू पशु जो होते हैं, जैसे आपने भैंस या गाय को देखा होगा जुगाली करते हुए, यानी जो मुंह चलाते रहते हैं ना, जानवर जो होते हैं, भैंस वगैरह को देखा होगा, स्पेशली बकरी वगैरह को देखा होगा। जैसे उनको खाना दे दिया जाए, खाना देने के बाद में वो जब जुगाली करते हैं, जब मुंह चलाते रहते हैं और उनके मुंह से झाग निकलते रहते हैं लगातार, तो वो उस टाइम पर मेथेन का उत्सर्जन कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो वेटलैंड्स होते हैं, आर्द्र भूमि होती है, वहाँ पर भी जो है मेथेन पाई जाती है, वहाँ से भी मेथेन का उत्सर्जन होता है। पेड़ की आयु का पता कैसे लगाया जा सकता है? तो पेड़ को जब काटते हैं, जैसे बिल्कुल बीच में से पेड़ के तने को काट दिया जाए, तो उसके तने पर उसके तने के ऊपरी भाग पर आपको बहुत सारे वलय देखने को मिलेंगे, रिंग टाइप की आकृतियां देखने को मिलेंगी। तो उन आकृतियों के आधार पर जो वलय होते हैं, उस जो छल्ले टाइप के, रिंग टाइप के उसकी ऊपर बने होते हैं, उनकी संख्या की गणना करके, उनकी संख्या को गिन करके पेड़ की आयु का पता लगाया जा सकता है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो ये हैदराबाद में स्थित है। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है? ये एक प्रयोगशाला तकनीकी है जिसका उपयोग जैविक साक्ष्य और एक आपराधिक जांच में एक संदिग्ध के बीच में कड़ी स्थापित करने के लिए किया जाता है। फिल्मों वगैरह में, सीरियल वगैरह में आपने देखा होगा। इसी की सहायता से जो है कह सकते हैं बायोलॉजिकल जो एविडेंस होते हैं वो कलेक्ट किए जाते हैं। कोई भी अपराध हो जाता है उसमें कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है, उसकी जांच भी जो है डीएनए प्रिंटिंग फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा की जाती है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार है डीएनए बहुरूपता। और डीएनए बहुरूपता क्या होती है? ये एक वंशागत उत्परिवर्तन है जो किसी जनसंख्या में उच्च आवृत्ति पर पाया जाता है। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या होती है? ये एक व्यक्ति की डीएनए विशेषताओं को निर्धारित करने की प्रक्रिया होती है। किसी व्यक्ति के बजाय प्रजातियों की पहचान करने के उद्देश्य से डीएनए विश्लेषण को डीएनए बारकोडिंग कहा जाता है। भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसको कहा जाता है? डॉक्टर लालजी सिंह। और दुनिया में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है सर एलेक जॉन जेफरीज को। शाहतूश शॉल जो होती है ये किससे बनाई जाती है? चिरू के बालों से बनाई जाती है। चिरू क्या है? ये एक तिब्बती एंटीलोप हिरन होता है जिसको चिरू के नाम से जाना जाता है। इसके बालों से जो है ये शॉल बनाई जाती है। ये जो मृग है ये तिब्बत पठार पर 5000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाता है। साल 1975 में आईयूसीएन द्वारा शहतूश शॉल को बैन कर दिया गया। इसके बाद में 1990 में भारत ने भी इस शॉल पर प्रतिबंध लगा दिया। इसे रिंग शॉल के नाम से भी जाना जाता है। पहले भारत में बैन के बाद भी इसे कश्मीर में बेचा जाता था, लेकिन 2000 से इसकी बिक्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। ठीक है। एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है। निम्न में से कौन सा रक्त समूह है जो उसे दिया जा सकता है? तो ओ नेगेटिव ब्लड जो है इसको दिया जा सकता है। क्योंकि ओ नेगेटिव ब्लड में एंटीजन और आरएच फैक्टर्स नहीं होते हैं, इनका अभाव होता है, तो व्यक्ति को रक्त का थक्का जमने का खतरा नहीं होता, स्कंदन का खतरा नहीं होता। अब यहाँ पर और जानकारी देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स के विषय में। मुख्य रूप से 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ए, बी, ए बी और ओ। ये सभी आपको पता होगा। तो किसी व्यक्ति का रक्त वर्ग उन जीनों से निर्धारित होता है जो हमें अपने माता पिता से जेनेटिकली मिले होते हैं, वंशागत मिले होते हैं। प्रत्येक वर्ग या तो RH पॉजिटिव होता है या RH नेगेटिव हो सकता है, जिसका अर्थ है कुल मिलाकर के 8 ब्लड ग्रुप हो जाते हैं। इनके सब ग्रुप्स को भी मिला लिया जाए तो मतलब जैसे एक ब्लड ग्रुप है तो एक या तो वो RH पॉजिटिव होगा या RH नेगेटिव होगा, तो एक ब्लड ग्रुप 2 भागों में बट गया, तो इस तरीके से कुल मिलाकर के 8 ब्लड ग्रुप्स हो जाते हैं। तो वन बाई वन जानते हैं इनके बारे में। रक्त वर्ग ए देखते हैं। इस रक्त वर्ग में आरबीसी पर ए एंटीजन और प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी होता है। इसलिए ये वाला जो ब्लड ग्रुप है केवल ए ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही अपना जो ब्लड है वो दे सकता है। ठीक है। रक्त वर्ग बी की बात करते हैं। इस रक्त वर्ग में आरबीसी पर बी एंटीजन होता है और प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए होता है। इसलिए ये जो है केवल बी ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ब्लड ग्रुप दे सकता है या ब्लड दे सकता है। रक्त वर्ग ए बी की बात करते हैं। इस रक्त वर्ग में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं। कोई भी एंटीबॉडी इस ब्लड ग्रुप में नहीं पाई जाती है जो रक्त समूहों से लड़ सके, इसलिए किसी भी रक्त वर्ग से रक्त प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सर्वग्राही बोला जाता है। ये किसी भी ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सकता है, लेकिन देने की जब बात आएगी तो केवल ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को ही ये ब्लड दे सकता है। ठीक है।
शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर की किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन या विशिष्टीकरण की क्षमता होती है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उनको स्टेम सेल्स कहा जाता है, स्टेम कोशिकाएं कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, पिछले पेपर में भी मैंने इसके बारे में आपको विस्तार से जानकारी दे दी थी। सोयाबीन के नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कौन सा बैक्टीरिया जिम्मेदार होता है? तो इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम जैपोनिकम। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से देखते हैं। जैव उर्वरक नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से पोषक तत्वों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही कुछ उदाहरण हैं, जैसे राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर, नीले हरे शैवाल, एजोस्पिरिलियम। राइजोबियम सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ में सहजीवी संबंध बनाने का काम करता है। सहजीवन का अर्थ है एक साथ रहना, मतलब सिम, जो सिम्बोसिस जिसको बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं किसको? सहजीवी संबंध को। तो सिम का मतलब होता है एक साथ में, और बायोस का मतलब होता है जीवन। ठीक है, तो राइजोबियम जो होता है वो सोयाबीन जैसे फलीदार पौधों के साथ में क्या बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजन को सीधे रूप में ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें घुलनशील रूपों में इसकी ज़रूरत होती है। राइजोबियम नामक जीवाणु वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ग्रहण कर सकता है और इसे घुलनशील रूप में बदल सकता है, लेकिन राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। नॉस्टॉक के बारे में बात करते हैं। कुछ नीले हरे शैवाल जो होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं, तो ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण कर सकते हैं, इनमें ये क्षमता होती है। नीले हरे शैवाल हेट्रोसिस्ट नामक विशेष कोशिकाओं के माध्यम से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। वे वायुमंडल के नाइट्रोजन को अमीनो एसिड, नाइट्रेट जैसे नाइट्रोजन युक्त यौगिकों में परिवर्तित करते हैं। ये नाइट्रेट मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, इसलिए नीले हरे शैवाल नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मिट्टी की उर्वरता में सुधार करते हैं। नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले नीले हरे शैवाल के उदाहरणों में नॉस्टॉक का नाम जो है वो लिया जा सकता है। इसके बाद में एजिटोबैक्टर के बारे में बात करते हैं। ये क्या होता है? ये एक मुक्त जीवित वायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है, जिसका यूज आमतौर पर गेहूं, चावल, कपास और गन्ने की फसल में किया जाता है। एजोस्पिरिलियम, ये क्या है? ये एक वायवीय रूप से जुड़ा सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है। ये घास की जड़ों से जुड़ता है, एक सहजीवी संबंध बनाता है। इसका उपयोग ज्वार और बाजरा के लिए किया जाता है। फसल लॉगिंग विधि क्या होती है? तो फसल लॉगिंग विधि होती है फसलोत्पादन के लिए, फसल का ज़्यादा प्रोडक्शन हो उसके लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता कितनी है ये जानने के लिए पौध का विश्लेषण करना। इसको बोलते हैं फसल लॉगिंग मेथड। सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेटेड है, दूसरे स्थान पर है, पहले स्थान पर चीन है। और सब्जी उत्पादक भारत के राज्यों की बात करें तो यूपी सबसे पहले स्थान पर है, इसके बाद में वेस्ट बंगाल, और तीसरे स्थान पर आपका मध्य प्रदेश है। फल पकने में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो एथिलीन हार्मोन जो है, इसको फल पकने में सहायक हार्मोन के नाम से जाना जाता है। पर्यावरण से क्या अभिप्राय है? तो पहला दे रखा है इसमें भूमि, जल, वायु, पौधे और पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है। दूसरा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती हैं। तीसरा है भौतिक, जैविकी और सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतः संबंधित होती है, इंटरलिंक होती है एक दूसरे से। ये सारी चीज़ें जो है पर्यावरण को रिप्रेजेंट करती हैं। पर्यावरण अपकर्ष या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, ये क्या होता है? तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का मतलब है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, उसकी क्वालिटी लगातार क्षीण होते चले जाना। इसके अलावा मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, यानी हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें इम्बैलेंस की कंडीशन, ये सारी चीज़ें पर्यावरण अपकर्ष के अंतर्गत आती हैं। हम हल्दी का जो पौधा होता है उसके किस भाग को हम यूज़ करते हैं, मतलब खाने में यूज़ किया जाता है या उस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है, तो वो तना होता है। हल्दी के तने को यूज़ किया जाता है। हल्दी को पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है। हल्दी हो गया, अदरक हो गया, इस जैसे जो पौधे होते हैं इनका खाने योग्य भाग जो होता है वो राइजोम कहलाता है, प्रकंद कहलाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का क्या होता है? भूमिगत तना होता है। तने का वह भाग जो भूमि के अंदर पाया जाता है जिसमें पर्व संधियां यानी नोट्स होती हैं, कलिकाएं होती हैं, शल्क पत्र पाए जाते हैं, उसको भूमिगत तने के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा पौधे के विभिन्न खाद्य भाग और उसके उदाहरण कुछ यहाँ पर आप देखेंगे, जैसे जड़, तो जैसे गाजर का नाम आए, सलजम का नाम आए, मूली, शकरकंद, ये सारी चीज़ें इसका जो हम इनको यूज़ करते हैं, जैसे हम गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो हम जड़ खाते हैं, तो ये जड़ का प्रकार है। तने के रूप में हम क्या खाते हैं? आलू खाते हैं, आलू तने का रूप है। अदरक हो गया, लहसुन हो गया, प्याज हो गया, ये सभी क्या है? तने हैं।
जैसे यहाँ पर एक चीज़ आपने देखी होगी, है ना, देखिए कलिकाएं कलिकाएं लहसुन में पाई जाती हैं, शल्क पत्र जो होते हैं वो प्याज वगैरह में पाई जाते हैं, प्याज की परतें वो निकलती हैं ना, तो उन्हीं को शल्क पत्र कहते हैं। तो ये तने हैं। पत्तियों में आप जानते ही हैं, पालक हो गया, पत्ता गोभी, सलाद पत्ता, ये सारी चीज़ें पत्तियों में कंसिडर की जाती हैं। निम्नतापी इंजन या जो क्रायोजेनिक होते हैं, इनका अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो रॉकेटों में यूज़ होते हैं क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग रॉकेट प्रक्षेपण के तीसरे चरण में किया जाता है। इस इंजन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्रमशः ईंधन और ऑक्सीकारक का कार्य करती हैं। हाइड्रोजन इसमें ईंधन का कार्य करती है, ऑक्सीजन ऑक्सीकारक का कार्य करती है। ये ईंधन ठोस ईंधन की अपेक्षा कई गुना शक्तिशाली होते हैं। विशेष रूप से लंबी दूरी और भारी रॉकेटों के लिए ये जो क्रायोजेनिक टेक्निक है, ये यूज़ में लाई जाती है। एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है। ये अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है इसको? तो ये पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया जाता है, वहीं से ये बल जो है इसको प्राप्त होता है। वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत कथा का वाचन किया गया था, तो ये नैमिषारण्य में किया गया था, सीतापुर में। ठीक है। चुनारगढ़ में जिनकी अनूप वेदिका है, उनका नाम क्या है? तो भर्तहरि की अनूप वेदिका कहाँ पे है? चुनारगढ़ में है। सुमेलन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये कहाँ पे है? वाराणसी। ठीक है। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज ये रायबरेली में है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये नोएडा में है। तेल शोधन कार्य ये मथुरा में रिफाइनरी से यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में वह जनपद जिसकी साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट यूपी के किस जिले में है? तो औरैया में है, 78.95 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस डेटा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। ठीक है। गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ये प्रश्न पुराना है तो इस वजह से इसमें औरैया दिया गया था, याद रखेंगे। 2011 का डाटा यहाँ पर आपको नीचे दिया जा रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार जो गौतम बुद्ध नगर है, इसकी लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। ठीक है। कितनी है? 83.73%। इसमें पुरुष और महिलाएं क्रमशः 89.20% है, और पुरुषों की जो है महिलाओं की जो है वो 77.17% है। ठीक है। ओवरऑल 83.73। भारत में साक्षरता दर कितनी है? 74.04%, और पुरुषों के लिए ये 82.14% है, महिलाओं के लिए 65.46% है। उत्तर प्रदेश को कितने शस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश को 9 शस्य जलवायु क्षेत्रों में, शस्य का मतलब क्या होता है? कृषि, कृषि जलवायु क्षेत्रों की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश को 9 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। यहाँ से इनको देखेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। मेनली 3 पार्ट हैं, कृषि जलवायु क्षेत्र 4, कृषि जलवायु क्षेत्र 5 और कृषि जलवायु क्षेत्र 8। तो चौथा वाला जो है ये किस क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है? ये मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। पांचवा क्षेत्र जो है ये ऊपरी गंगा का मैदानी क्षेत्र, और जो आठवां जलवायु क्षेत्र है ये केंद्रीय पठार और पहाड़ी क्षेत्र को रिप्रेजेंट करता है। तो जो चौथा वाला था कृषि जलवायु क्षेत्र, चौथे वाले को आगे 3 उप क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो इसमें सबसे पहला आता है उत्तर प्रदेश का उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र। इसमें कौन कौन से जिले आते हैं? बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये जिले जो है उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। दूसरा जो इसका उपभाग है वो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी मैदानी क्षेत्र। ये उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र था, ये पूर्वी मैदानी क्षेत्र है। इसमें आजमगढ़, मऊ, बलिया, फैजाबाद, गाजीपुर, जौनपुर, संत रविदास नगर और वाराणसी जो है इसके अंतर्गत आते हैं। तीसरा जो इसका उपभाग है वो है उत्तर प्रदेश का विंध्य वाला क्षेत्र। इसमें मिर्जापुर, सोनभद्र जो जिले हैं वो आते हैं। इसके अलावा मध्य गंगा के मैदानी क्षेत्र के विंध्य उपक्षेत्र भी जो है इसमें शामिल किए जाते हैं। कृषि जलवायु क्षेत्र 5 की बात करते हैं। ये बड़े और बहुत मोटी आबादी वाले कृषि जलवायु क्षेत्रों में आता है। इसमें उत्तर प्रदेश के 32 जिले शामिल हैं। ठीक है। इस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत भी 3 उप क्षेत्र हैं। मध्य मैदान, मध्य मैदान में आपका इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, रायबर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, दिमाग पे मत लेना, केवल आपको इनके नाम याद रखने हैं ऊपर ऊपर से कि कौन कौन से क्षेत्रों में बांटा गया है। हालांकि अब तक जो प्रश्न पूछे गए हैं वो यही पूछे गए हैं कि कितने हैं संख्या में, 9 हैं, याद रखना। ठीक है, बाकी इनके ऊपर ऊपर के नाम याद रख लेना। आपसे ये पूछ लिया जाए कि मान के चलिए कि ऑप्शन में दे दिया जाए और आपसे पूछे निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के शस्य जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है, तो तब आप उसका जो है आइडिया लगा सकें। डिस्ट्रिक्ट्स के नाम याद नहीं रखने, ये तो आपको केवल एक तरह से जानकारी प्रदान करने के लिए मैं यहाँ से ये सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी हैं, क्योंकि जब पूरी चीज़ होती है, जब अब सस्य जलवायु क्षेत्रों के बारे में पढ़ रहे हैं तो पूरा ही पढ़ लीजिए एक बार में, तो आगे जितने भी पेपर आएंगे या जहाँ भी आप आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो उसमें फिर दोबारा से इनको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, या फिर दोबारा से किसी प्रश्न के नीचे एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है,
तो इसके बाद में उत्तर पश्चिमी मैदान, इसमें आपका शाहजहांपुर, बरेली, रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद और बुलंदशहर, ये सारी चीज़ें उत्तर पश्चिम मैदान में। फिर दक्षिण पश्चिम मैदान का नंबर आता है, इसमें बतायूं अलीगढ़, मथुरा, आगरा, एटा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, कानपुर देहात और कानपुर जिले आते हैं। तो कृषि जलवायु क्षेत्र 8वें की बात करते हैं, जो तीसरा था। तो क्षेत्र 8 के तहत उप क्षेत्र बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में, दक्षिण मध्य उत्तर प्रदेश के 5 जिले आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, बांदा। अगला प्रश्न है, पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का कारण क्या है? तो सबसे बड़ा कारण तो यही है कि स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार हुआ है, बीमारियों पर नियंत्रण हुआ है, जिससे मृत्यु दर में कमी हुई है और जनसंख्या की वृद्धि हुई है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19.98 करोड़ है, जो वर्ष 2001 की जनगणना में 16.62 करोड़ के आंकड़े से बढ़ी है। 10 वर्षों में यानी 2001 से लेकर के 2011 तक कुल जनसंख्या की वृद्धि दर 20.23% थी, जबकि पिछले 10 वर्षों में यानी 1991 से लेकर के 2001 तक ये 25.80% थी। दशकी वृद्धि दर की बात हो रही है, और 1981 लेकर के 1991 के लिए ये जो दशकी वृद्धि दर थी ये 25.55% थी। ठीक है। 99वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश का भौगोलिक क्षेत्रफल 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर है। लिंगानुपात यानी प्रति 1,000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या की बात करें तो यूपी की 2011 की जनगणना के अनुसार ये 912 था। उत्तर प्रदेश में 18 राजस्व मंडल हैं, और उत्तर प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 67.7% है। तो ये चारों के चारों कथन सही हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण साक्षरता ओवरऑल यूपी में 65.46%। आबादी का जो घनत्व है, जनसंख्या घनत्व 828 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। सर्वाधिक आबादी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? प्रयागराज है। और जनपद सीतापुर में सबसे ज़्यादा एससी वर्ग पाया जाता है, अनुसूचित जातियां पाई जाती हैं। तो ये भी चारों कथन जो है आपके सही हो जाते हैं यहाँ से। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी परियोजना किस नदी पर लागू की गई थी? तो ये राजघाट नदी परियोजना जो है आपकी सर बेतवा नदी पर लागू की गई थी। बेतवा नदी जो कि यमुना की एक सहायक नदी है, इस पर ही राजघाट बांध परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की एक इंटर स्टेट परियोजना है। बेतवा नदी मध्य प्रदेश में भोपाल के पास अपने स्रोत से यूपी में हमीरपुर के पास में नदी के संगम तक 654 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ठीक है। बेतवा नदी बोर्ड का गठन 1976 में हुआ था। राजघाट बांध परियोजना और बिजली घर को निष्पादित करने के लिए संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। देश के किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में आपको पता है 75 जिले। बाकी जो ऑप्शन में दे रखे थे मध्य प्रदेश में अब 55 जिले हो गए, पहले 52 थे, अब इसमें 55 जिले हैं। महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट हैं, और तमिलनाडु में जिलों की संख्या 38 है। ठीक है। तो ये हो गया आज का सेशन, और ये 15वां पेपर आपका यहाँ से समाप्त होता है। कल से 16th पेपर नंबर यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। क्लास अगर आपको अच्छा लगता है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर आपको ये जानकारी जो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ केवल और केवल यदि आपको ये जानकारी सही लगती है, सटीक लगती है, और आपको लगता है कि ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा रहा हूँ इस तरीके से पेपर आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चन पेपर आपको बता देगा कोई भी, लेकिन जिस तरीके से एक कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में एक व्यवस्थित तरीके से प्रत्येक पेपर को क्वेश्चन के साथ में, ऑप्शन के साथ में, राइट ऑप्शन के साथ में, उसके नीचे जो एक्सप्लेनेशन है ऑप्शंस की उसके साथ में एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आपको यूट्यूब पर कोई दे रहा हो तो मुझे उसका लिंक ज़रूर भेजिएगा, और वो भी फ्री में दे रहा हो तो उसका भी लिंक ज़रूर भेजिएगा, तो मुझे भी पता लगेगा शायद कोई और भी इतनी मेहनत कर रहा है।